गुरु जीएफ एक शानदार गुरु थे, लेकिन उन्हें हमेशा एक बदमाश संत के रूप में जाना गया। बदमाश लेकिन संत। उनके तौर तरीके बड़े उग्र थे और लोगों के साथ उन्होंने कई पागलपन भरे काम किए। लोगों के साथ कई चालें चली जिन्हें बर्दाश्त करना काफी मुश्किल था। सदगुरु सुना रहे हैं गुरु जीएफ की कहानी। इंग्लैंड में उनकी अच्छी खासी पेट थी। जब वह बोलते थे तो लोग उन्हें सुनना चाहते थे। अगर किसी शाम 6 बजे गुरु जीएफ बोलने वाले होते तो लंदन के किसी बड़े से हॉल में 500 लोग इकट्ठे हो जाते। अगर कोई 1 मिनट की देरी से भी आता तो उसे दरवाजे बंद मिलते। तो लोग शाम के ठीक 6 बजे आ जाते और इंतजार करने लगते। 6:30, 7, 8, 9 बज जाते। लोग इंतजार करते रहते। हर थोड़ी देर बाद गुरु जीएफ के शिष्य आते और कहते कि वह बस आ ही रहे हैं। इस तरह लोग 10 बजे तक इंतजार करते रहते। 10 बजे अचानक शिष्य आते और बोलते कि गुरु जीएफ आज नहीं बोलेंगे। आज रात 12 बजे वह किसी दूसरे शहर में बोलने जा रहे हैं जो यहां से 100 किलोमीटर दूर है। ऐसे में उन 500 लोगों में से करीब 50 लोग उस दूसरे शहर के लिए निकल पड़ते और बाकी लोग थक कर घर लौट जाते। दूसरे शहर में भी ये 50 लोग सुबह तक इंतजार करते रहते। सुबह सुबह फिर शिष्य आकर बताते कि गुरु जीएफ यहां नहीं बोलेंगे। वे दोपहर 12 बजे किसी दूसरे स्थान पर बोलने जा रहे हैं। अब 50 में से केवल 5 लोग वहां पहुंचते। अंत में गुरु जीएफ उनके सामने आते और बोलते, अब ठीक है, मैं बस इन्हीं 5 लोगों से बात करना चाहता था। बाकी सभी लोग मनोरंजन के लिए आए थे। अच्छा है कि वे लोग यहां से चले गए। फिर वे उन 5 लोगों से बातचीत करते। जर्मनी में उन्होंने एक आश्रम खोला जिसे कैंप के रूप में जाना जाता था। यूरोपीय समाज के उच्च वर्ग के लोग इन कैंपों में आए। ये वो लोग होते थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी काम नहीं किया था। इन लोगों को वहां फावड़े कुल्हाड़ी दे दिए जाते और फिर गुरु जीएफ उनसे कहते, आज आपको यहां खाई खोदनी है, पूरा जोर लगाकर। दोपहर के भोजन के लिए भी आपको रुकना नहीं है। सभी लोग खुदाई चालू कर देते, क्योंकि अगर गुरुजी कुछ कह रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ मतलब होगा। शाम होते होते वे सभी थक कर चूर हो जाते। उनके शरीर में दर्द होने लगता। गुरुजी अब जब देखते कि वे लोग अब और नहीं सह सकते तो कहते, अच्छा चलो थोड़ा और खोदो और फिर गड्ढे को भर कर आ जाओ। लोग पागल हो जाते। तब तक करीब 90% लोग तो अपनी गाड़ियों से वहां से निकल लेते। इसके बाद गुरुजी अब बचे हुए 10% लोगों के साथ अपना वास्तविक काम शुरू करते। एक व्यक्ति जिसने गुरु जीएफ को मशहूर बना दिया, उसका नाम था ऑस्पिंस्की। आप हमेशा यह पाएंगे कि ज्यादातर ज्ञानी लोगों के भीतर इतनी क्षमता नहीं होती कि वे अपने आप ही मशहूर हो जाए। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें एक अच्छे शिष्य की जरूरत होती है, क्योंकि हो सकता है कि दुनिया के तौर तरीकों से बखूबी निपटने में वे माहिर न हो। आज हर कोई रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात कर रहा है। अगर विवेकानंद न होते तो रामकृष्ण कहीं खो गए होते, उन्हें भुला दिया गया होता। तो गुरु जीएफ को ऑस्पिंस्की मिल गया। ऑस्पिंस्की अपने आप में काफी मशहूर था। वह एक महान दार्शनिक, गणितज्ञ और बड़ा बुद्धिजीवी था।
उसने सत्य पर एक किताब लिखी जो 1700 से भी ज्यादा पृष्ठों की थी। जब वह गुरुजीएफ से मिलने गया तो उसे लंबा इंतजार करना पड़ा। करीब 3 से 4 दिन तक वह उनसे मिल नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि गुरुजीएफ किसी काम में व्यस्त थे, बस वह ओस्पिंस्की को इंतजार कराना चाहते थे। घर के भीतर वह खाली समय बिता रहे थे, लेकिन ओस्पिंस्की को उन्होंने वक्त नहीं दिया। ओस्पिंस्की इससे चिढ़ गया। अंत में ओस्पिंस्की को गुरुजीएफ से मिलने का समय मिला। गुरुजीएफ ने उससे कहा, तुमने बहुत सी किताबें लिखी है, इसलिए तुम बहुत कुछ जानते हो। जो कुछ तुम जानते हो उसी के बारे में दोबारा बात करके समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। एक काम करो, एक पेंसिल और कागज का एक टुकड़ा पकड़ाते हुए बोले, इस पर वे सभी बातें लिख दो जो तुम जानते हो। हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो तुम नहीं जानते। इस बात से ओस्पिंस्की को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन पेंसिल और कागज लेकर वह अपने गुरु के पास बैठ गया और बस यूं ही देखता रहा। घंटों बीत गए, दोनों वहीं बैठे रहे, लेकिन ओस्पिंस्की एक भी शब्द उस कागज पर नहीं लिख सका। वह बिल्कुल खोया सा महसूस करने लगा। आंखों में आंसू भर आए। फिर वह बोला, मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता। गुरुजीएफ ने कहा, तुम कुछ नहीं जानते, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुमने सत्य पर 1700 पृष्ठों की किताब लिखी है। मुझे नहीं पता कि तुमने सत्य को 1700 पृष्ठों में कैसे फैला दिया। वह तो बिल्कुल हल्का हो गया होगा। ओस्पिंस्की रोने लगा और उसने खुद को समर्पित कर दिया। गुरुजीएफ ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसके बाद शुरू हुई असली यातनाएं। ओस्पिंस्की बड़ा हठी किस्म का बुद्धिजीवी था। उसके साथ समस्या यह थी कि वह काफी शिक्षित था। उसका अध्ययन बहुत ज्यादा था। उसका अहम बड़ा परिष्कृत था। मोटे घमंड को तोड़ा जा सकता है, लेकिन परिष्कृत किस्म के अहम फिसल कर निकल जाने वाले होते हैं। गुरुजीएफ ने ओस्पिंस्की के साथ बड़ी बेतुकी चालें चली और उसे पागल कर दिया। एक बार गुरुजीएफ अमेरिका में भाषण देने जा रहे थे। वहां पहुंचने के लिए वे दोनों साथ में रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। गुरुजीएफ जो भी बोलते थे, ओस्पिंस्की उसका एक एक शब्द लिख लेता था, क्योंकि वह उनकी कही गई बातों का बड़ा संकलन बनाना चाहता था। गुरुजीएफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा किताबें ओस्पिंस्की द्वारा ही छापी गई। उस समय एक समुद्री किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए अमेरिकी ट्रेनों को 3-4 दिन लग जाते थे। इस दौरान लंच या डिनर के लिए जब वे पेंट्री कार में आए, अचानक गुरुजीएफ ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे वह नशे में हो। ओस्पिंस्की ने गुरुजीएफ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेज पर रखा शराब का एक गिलास उठाया और उसे एक महिला के सिर पर उड़ेल दिया। महिला चीख पड़ी। सभी लोग गुरुजीएफ को ट्रेन से बाहर फेंक देना चाहते थे, लेकिन ओस्पिंस्की सभी को रोकने लगा और बोला, नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये ज्ञानी पुरुष है, ये नशे में नहीं है, ये ज्ञानी है। ओस्पिंस्की ने किसी तरह स्थिति को संभाला और किसी तरह गुरुजीएफ को वापस केबिन में लाकर उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। केबिन में पहुंचते ही गुरुजीएफ शांति से बैठ गए। ओस्पिंस्की ने उन्हें चेतावनी दी और कहा, कृपा करके दोबारा ऐसा मत कीजिए। मैं फिर से ऐसी स्थिति को नहीं संभाल पाऊंगा। चलिए अब खाना खाते हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वे दोनों फिर से खाना खाने चले गए। जैसे ही वे पेंट्री कार में पहुंचे,
गुरुजीएफ ने फिर से ऐसे व्यवहार किया जैसे वह नशे में हो। उन्होंने एक सूटकेस उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस पर हर कोई गुस्से में भर गया। जैसे तैसे ओस्पिंस्की गुरुजीएफ को उठाकर केबिन में लाया और उनसे कहा, आपने फिर वही हरकत की। आपने उस आदमी का सूटकेस बाहर फेंक दिया। अब उस आदमी का क्या होगा? गुरुजीएफ ने कहा, चिंता मत करो, वह उसका नहीं तुम्हारा सूटकेस था। ओस्पिंस्की सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, उस सूटकेस में मेरी महीनों की मेहनत थी। मैंने जो भी किया है वह सब उसमें था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? गुरुजीएफ बोले, चिंता क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा सारा काम यहां रख दिया है और केवल सूटकेस बाहर फेंका है। ओस्पिंस्की के साथ वह ऐसी हरकतें करते रहते थे जिनकी वजह से ओस्पिंस्की पागल हो उठा। रूसी क्रांति जब अपने उफान पर थी और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी, उस वक्त यात्रा करना जोखिम से भरा होता था। उस वक्त ओस्पिंस्की इंग्लैंड में था और गुरुजीएफ रूस के किसी ग्रामीण इलाके में थे। उन्होंने ओस्पिंस्की को एक टेलीग्राम भेजकर तुरंत आने को कहा। गुरु ने बुलाया तो ओस्पिंस्की को जाना ही था। ओस्पिंस्की सब कुछ छोड़कर चल पड़ा। तमाम मुश्किलों से गुजरते हुए और खतरों से खेलते हुए ओस्पिंस्की ने यूरोप और रूस की यात्रा की। जब गुरुजीएफ के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि जरूर कोई बेहद अहम बात होगी। गुरुजीएफ ने उसे देखा और बोले, अच्छा आ गए तुम, चलो ठीक है, अब वापस चले जाओ। इस बार तो ओस्पिंस्की को बड़ा गुस्सा आया और वह गुरुजीएफ को छोड़कर चला गया। इस समय तक वह गुरुजीएफ की प्रशंसा में कुछ किताबें लिख चुका था। इसके बाद उसने गुरुजीएफ की निंदा करते हुए एक किताब लिखी। गुरुजीएफ ने कहा, कितना बेवकूफ है, मैंने कहा था कि वापस जाओ। अगर वह वापस चला जाता तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई होती। ज्ञान प्राप्त करने के वह कितना नजदीक था, लेकिन बेवकूफ ने मौका गवा दिया। इन गुरुओं के काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर लक्ष्य यही होता है कि ऐसी तीव्रता आपके भीतर पैदा कर दी जाए कि आप संपूर्ण हो जाए। धन्यवाद।